बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पल्मोनोलॉजी का टॉपिक हम कर रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम एस्थमा के बारे में बात करेंगे। एस्थमा, सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लो। एस्थमा और रिएक्टिव एयरवे डिजीज़, इट इज़ एन एबनॉर्मल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एयरवेज। और एस्थमा इज़ आ रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज़। और यही मेन डिफरेंस है जो एस्थमा को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ से डिफ्रेंशिएट करता है। अब एस्थमा की प्रेवलेंस के बारे में बात करें या इंसिडेंस के बारे में बात करें तो ये डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो ये हमारे इट्स एन अबनॉर्मल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयरवेज। एयरवेज की कंस्ट्रक्शंस होती हैं। इटियोलॉजी में पॉलन आ जाएगा। पॉलन क्योंकि पॉलन में डस्ट हो सकती है। इन्फेक्शन में इन्फेक्शन लाइक इन्फेक्शन और कोल्ड एयर हो सकती है। स्ट्रेस लाइक इमोशनल स्ट्रेस हो सकती है। ड्रग्स में एस्पाइरिन, एनसेड्स, बीटा ब्लॉकर्स, तो ये सारे ड्रग्स में आ जाएंगे। स्मोक, टोबैको स्मोक, मेजर ट्रिगर ऑफ एस्थमा। प्रेजेंटेशन में पेशेंट जब आपके पास आएगा तो उसमें वीजिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस, कफ। तो ये प्रेजेंटेशन एस्थमा में आ सकती है। अब हम बात कर लेते हैं एक्यूट अटैक की। जब आपके पास एक्यूट अटैक में पेशेंट आएगा, हमने उसको मैनेजमेंट उसकी कैसे करनी है तो वो देखते हैं। सबसे पहले जब पेशेंट आपके पास आएगा तो वो इतनी तेज़ टकिपनिया और टकिकार्डिया, साइनोसिस, समटाइम अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, कन्फ्यूजन, कोमा, डिक्रीज पल्स रेट, तो इवन पेशेंट अनएबल टू कंप्लीट अ सेंटेंस। रेस्पिरेटरी रेट कितना हो जाएगा? रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 25 पर मिनट हो सकता है। पल्स रेट ग्रेटर देन 110 पर मिनट हो सकता है। अब PEFR की बात कर लेते हैं, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, ये लेस देन 50% हो जाएगा। अब हम इसको चेक कैसे करते हैं? एक पाइप होता है जिसके आगे बैलून्स लगा होता है, इसमें हवा भर कर ना आप PEFR को चेक कर सकते हैं। अब आगे आ जाएं तो इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या है इसके लिए? इन्वेस्टिगेशन चॉइस में ABGs कर सकते हैं आप। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल, तो ये टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर आ जाएगा। आप जब इसको चेक करते हो तो इनिशियल जो PEF है, इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है, और एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन PFTs है। तो ये इनिशियल और एक्यूरेट का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनिशियल कौन सी है और एक्यूरेट कौन सी है। ठीक है। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट लाइन जो आप करेगा वो पेशेंट को ऑक्सीजन इनहेलेशन करेंगे। फर्स्ट लाइन ऑक्सीजन इनहेलेशन, और ये 100% होगी। पेशेंट को रिससिटेट करेंगे, नेबुलाइज करेंगे, नेबुलाइज विद ऑक्सीजन, और साथ में साल्ब्यूटामोल 5 mg और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड 0.5 mg। तो पेशेंट को नेबुलाइज करेंगे। IV स्टीरॉयड, IV स्टीरॉयड में इंजेक्शन देते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन 100 to 250
mg। और ये लेकिन ये इफेक्टिव होता है आफ्टर 6 आवर, ये इफेक्टिव होता है। उसके बाद हम चेस्ट एक्सरे लेंगे। चेस्ट एक्सरे लेने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने रूल आउट करना होता है निमोनिया को और निमोथेरेक्स को। रूल आउट करना होता है निमोनिया और निमोथोरेक्स। वैसे एस्थमा में पेशेंट की जो चेस्ट एक्सरे होती है वो नॉर्मल होती है। तो ये चीज़ें हमने देनी है। नेबुलाइज करेंगे, आवी स्टीरॉयड देंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे। अगर तो पेशेंट इंप्रूव हो रहा है तो फिर आपने ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ करनी है। 100 थी, आप इसको डिक्रीज़ करके 40% पे ले आओ, क्योंकि इससे ये होता है कि डिक्रीज़ करने का अगर हाई डोज आप देते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म फाइब्रोसिस हो सकती है, एल्वोलाई ऑफ द लंग, तो जिसको हम ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेसिया कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म आपने ऑक्सीजन 100% नहीं देनी। अगर इंप्रूव कर रहा है पेशेंट तो उसको 40% पे ले आओ। आवी स्टीरॉयड आप जारी रखोगे तकरीबन 8 आवर तक। अगर तो पेशेंट इंप्रूव हो रहा है तो फिर उसको आप वार्ड में शिफ्ट कर दो, और उसके बाद अगर वो पेशेंट टोटली इंप्रूव होता है तो डिस्चार्ज कर दो। अब इन द केस ऑफ पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा तो आपने ऑक्सीजन जो है वो कंटिन्यू रखनी है और 100% पे ही रखनी है। साथ में आपने नेबुलाइज करनी है और रिपीट स्टीरॉयड्स, साथ में आपने रिपीट स्टीरॉयड्स करने हैं। अगर फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं आती, और एक चीज़ और देख लें, ड्रग ऑफ चॉइस इसमें क्या है। ड्रग ऑफ चॉइस इंजेक्शन MgSO4 2 ग्राम आपने IV देना, ये इसके ड्रग ऑफ चॉइस अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा। अगर मैग्नीशियम MgSO4 देने से भी पेशेंट इंप्रूव नहीं होता, और आपने ये MgSO4 जो इंजेक्शन है स्लो रेट पे देना है, स्लो रेट अबाउट 20 मिनट्स, और आप इसको रिपीट कर सकते हैं अप टू 4 ग्राम मैक्सिमम तक आप इसको रिपीट कर सकते हो। अगर पेशेंट फिर भी इंप्रूव नहीं कर रहा तो फिर आपने चले जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, माइनोफाइलिन। माइनोफाइलिन को भी आपने माइनोफाइलिन को भी 20 मिनट पे देना है, 20 मिनट की ड्यूरेशन में। अगर फिर भी पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा तो फिर आपने चले जाना नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की तरफ। अब नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में इंटरमीडिएट पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर आई पैप आता है, ठीक है। अगर पेशेंट स्टिल नॉट इम्प्रूवमेंट, फिर आपने इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन पे की तरफ चले जाना है। और आपको बता दूं कि मैग्नीशियम MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। मैग्नीशियम MgSO4 we can used in 2 conditions except hypomagnesemia। और किन 2 कंडीशन में ये यूज़ होगा। नंबर 1 एक्यूट severe अटैक ऑफ एस्थमा, या नंबर 2 एक्लेम्सिया। इन 2 कंडीशन में MgSO4 यूज़ करेंगे। और स्टीरॉयड का एज सच कोई रोल नहीं होता एक्यूट सीवियर एस्थमा में, तो इसका मोस्टली स्टीरॉयड्स का इफेक्ट जो होता है नो रोल इन एक्यूट अटैक, क्योंकि इसका अफेक्ट जो आना है वो मोस्टली आफ्टर 6 to 8 आवर्स के बाद ही आना शुरू होता है। मेन रोल जो होता है वो ऑक्सीजन इनहेलेशन होता है। मेन रोल इसमें एस्थमा में मेन रोल